हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग एक टॉपिक है 103rd अमेंडमेंट, संविधान का संशोधन हुआ है 103वां संशोधन, वो क्या है, ठीक। और ईडब्ल्यूएस क्या है और रिजर्वेशन क्या है, ठीक। तो ये अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, ठीक। संशोधन, संशोधन का मतलब सुधार होता है, परिवर्तन होता है, ठीक। रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण, ठीक। हिंदी में आरक्षण होता है, ठीक। ईबीएस का फुल फॉर्म आपका है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन। तो जो अमेंडमेंट होता है, जो संशोधन होता है, वो कैसे होता है और ये संशोधन होता ही क्यों है, तो सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे अमेंडमेंट क्या होता है, ठीक। तो ये अमेंडमेंट किसमें हुआ है? संविधान में हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है। संशोधन किसमें हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है। और किसके माध्यम से हुआ है? ये हमारे गवर्नमेंट के माध्यम से हुआ है, पार्लियामेंट के माध्यम से हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर के माध्यम से हुआ है। एक बिल उन्होंने पारित किया, उसके बाद से उस बिल को राज्यसभा में राज्यसभा से पास हुआ, फिर लोकसभा से पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, उसके बाद एक कोई भी कानून बन गया, ठीक। ऐसे ही हमारा कोई भी बिल पारित होता है, स्टेट में विधानसभा में जाएगा, फिर विधान परिषद में जाएगा, ठीक, वहां से पास होगा, फिर गवर्नर का एसेंट चाहिए, गवर्नर की अनुमति चाहिए, उसके बाद वहां वो बिल एक्ट बन जाएगा, रूल बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, और उसके बाद वो गैजेट में लॉ हो जाएगा और वो पूरे देश में या पूरे राज्य में पालन किया जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे कि संशोधन क्या है, किसको शक्ति है संशोधन करने का, क्योंकि संविधान को चेंज करने का किसको शक्ति है? तो भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद आर्टिकल 368, जो ये आर्टिकल 368 अनुच्छेद ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो कहता है, स्टेट है कि पार्लियामेंट कैन चेंज एंड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। वो संविधान में बदलाव करने की शक्ति किसको देता है? पार्लियामेंट को देता है, ठीक। पार्लियामेंट को देता है संविधान में परिवर्तन करने की शक्ति, ऐड करने की शक्ति, उसमें संशोधन करने की शक्ति, कुछ गलत हो तो उसको हटाने की शक्ति देता है। संविधान ही शक्ति देता है संविधान में चेंज करने की, किसको देता है? वो पार्लियामेंट को देता है, ठीक। तो इस प्रकार से पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, संशोधन कर सकता है संविधान में, लेकिन एक शर्त है, एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, जब गवर्नमेंट अपना मनमानी कर रही थी संविधान में चेंजिंग अपने हिसाब से, ठीक। तो अपने हिसाब से वो बेमन से जो चाहे वो संविधान में चेंजिंग करती रहती थी। तो एक केस आता है केशवानंद भारती, ठीक, केशवानंद भारती, ठीक, भारतीय एक केस आता है 1973 में, ठीक। 1972 में एक केशवानंद भारती असिस्टेंट यूनियन केस आता है, ठीक। केस आता है, उसमें होता क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देता है इस केस में 1782 में कि जो आर्टिकल 368 है उसके तहत जो गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट है चेंज कर सकता है, संशोधन कर सकता है, ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है संविधान में कुछ चीजें, लेकिन एक शर्त है, संविधान में वो किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को या बेसिक फीचर को, मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को वो चेंज नहीं कर सकता है। संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का वो छेड़छाड़ नहीं करेगा, ना उसमें किसी प्रकार का ऐड करेगा, ना उसमें किसी भी प्रकार का रिमूवल करेगा, ना उसको रिजेक्ट करेगा, ना उसमें ऐड करेगा, ठीक। इस प्रकार से वो पार्लियामेंट के पास संविधान में 368 के तहत तो शक्ति है, आर्टिकल के तहत, कि वो चेंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, लेकिन 1973 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर देता है उस केस में, केशवानंद भारती केस में, कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है क्या कि वो संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकता है, ठीक। अगर मूल अधिकार को नहीं चेक
किसी प्रकार का अमेंडमेंट उसमें नहीं कर सकता है। अगर करता है या किसी भी प्रकार से किसी का फंडामेंटल राइट्स भंग होता है, वायलेट होता है, कर्टेल होता है, ठीक, तो उससे स्वतः ही एक आर्टिकल 13 है उससे समाप्त हो जाएगा वो कानून, ठीक, आर्टिकल 13 के तहत वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि पार्लियामेंट के पास शक्ति तो है संशोधन करने का, संविधान में नया रूल बनाने का, संविधान में नया आर्टिकल बनाने का और नई चीजें उसमें से पुरानी चीजें जो गलत है उसको हटाने का। लेकिन एक शर्त जो है वो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि जो पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकता है, ठीक, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का मूल ढांचा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है, ठीक। तो हम लोग ये जान गए कि पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, ठीक, संशोधन कर सकता है संविधान में, लेकिन वो संविधान में संशोधन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का नहीं कर सकता है। लेकिन अब डिसाइड कौन करेगा संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर है कौन से, तो उसमें साथ में ये भी कर दिया गया है जो भी चीज नेसेसरी है, ठीक, वो चीज समय के साथ समय के हिसाब से पता चलेगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर में मूल ढांचा है संविधान का या नहीं, ठीक। तो फंडामेंटल राइट को बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक मूल ढांचे में रखा गया है, ठीक, वो भारत संविधान का मूल ढांचा है फंडामेंटल राइट, ठीक। इस प्रकार से जो बहुत सारे जरूरी चीजें हैं उसको नहीं कर सकता है संशोधन पार्लियामेंट, ठीक, उसको सिर्फ रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, ठीक। इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि पार्लियामेंट एक्ट बनाती है, ठीक। तो अब एक्ट क्या बनता है, अब हम लोग देखते हैं। एक अमेंडमेंट होता है कि उस किस आर्टिकल के तहत होता है, ये आर्टिकल 368 के तहत एक अमेंडमेंट होता है। किसमें होता है अमेंडमेंट, संशोधन होता है, किसमें होता है, वो होता है आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, ये दोनों आर्टिकल में ये अमेंडमेंट होता है। और क्या जोड़ दिया जाता है, क्लॉज 6 को इसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक। इससे पहले जर्नल के लिए किसी प्रकार का रिजर्वेशन या आरक्षण नहीं था, ठीक। तो आरक्षण का मतलब अब पहले हम लोग समझ लें, फिर हम लोग बताएंगे कि अमेंडमेंट हुआ था, क्योंकि रिजर्वेशन को समझे पहले ताकि बाकी चीजें क्लियर होती जाए, ठीक। तो जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, आरक्षण जो है इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो मान लीजिए कि किसी सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में या किसी भर्ती में इतनी वैकेंसी खाली है सरकारी नौकरी में, ठीक, मान लीजिए 100 नौकरियां खाली हैं या 100 सीट खाली है स्टूडेंट के लिए, ठीक। तो इसमें से एक क्राइटेरिया है जो रिजर्वेशन का, वो ये है कि देखिए 27% जो अलॉटेड है वो रिजर्वेशन किसके लिए है, ओबीसी के लिए, ठीक। 50% जो है वो एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए है, ठीक। 7.5 जो है वो किसके लिए है, वो एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। टोटल जो हो गए आपके 4.95%, ठीक, 4.49 मतलब 49.5% जो रिजर्वेशन है वो अलॉटेड है। मतलब अगर ये 100 नौकरी है तो लगभग 50 नौकरी इन लोगों को जाएगी, ये तीनों लोगों को 27 नौकरियां इनको दी जाएगी, 15 नौकरियां इनको दी जाएगी और ये 7 लगभग 8 नौकरियां इनको दी जाएगी, ठीक। इस प्रकार से हम लोग समझ गए। अब ये फिक्स है, ठीक, लेकिन जो बाकी के 50% बचा, जो अनरिजर्व है, जो अनारक्षित सीट है, बाकी का 50% या 50 नौकरियां वो सभी के लिए होगी, ठीक। उसमें ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे और जर्नल लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि जर्नल लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ओबीसी एससी एसटी भी करेंगे बावजूद रिजर्वेशन लेने के, ठीक। अब ईबीसी मतलब जो जर्नल वाले लोग थे उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। उनके जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं था। इस प्रकार से माना जा सकता है कि हो सकता है जो बाकी का रिजर्व सीट है 50%
वो भी ये लोग योग्य हो तो ये लोग ले सकते हैं। अनरिजर्व सीट भी तो टोटल 100% इन लोग का ही वर्चस्व हो जाएगा। ठीक, इसलिए कम से कम कुछ सरकार ने समझा कि जो जनरल कैटेगरी के वर्ग इकोनॉमिक आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको भी आरक्षण प्रदान की जाए, ताकि कम से कम 10% उनका भी योगदान जरूरी हो। बाकी जो 40% बचेगा, 40% बचेगा वो अनरिजर्व होगा, अनारक्षित होगा, और इस अनारक्षित होगा सभी के लिए होगा, जो जिस योग्य होगा उसको दिया जाएगा। तो हम लोग समझ गए आरक्षण क्या होता है, रिजर्वेशन क्या होता है, ओबीसी को कितना मिलता है और एससी एसटी को कितना मिलता है। ठीक, हम लोग समझ गए। ठीक, तो अब हम लोग आगे ये समझेंगे कि ये जो अमेंडमेंट होता है ये कब होता है, क्यों होता है। ठीक, तो ये अमेंडमेंट जो होता है 9 जनवरी, ठीक, 9 जनवरी 2019 में, 9 जनवरी 219 में होता है, और 12 जनवरी को राज्यसभा और लोकसभा से ये 9 जनवरी 19 को 12 को ये प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है। अब देखिए कि जो ये बिल आता है, समझ लीजिए कि लोकसभा में एक बिल आता है, वो कौन सा होता है, 103rd अमेंडमेंट होता है। कब आता है, 9 जनवरी 1919 में, 9 जनवरी को आता है 2019 में। ठीक, और तो ये जो है लोकसभा और राज्यसभा से पास होके जाता है आपका प्रेसिडेंट के पास। कब यहाँ से पास होता है प्रेसिडेंट के पास से, 12 जनवरी, 12 जनवरी को ये प्रेसिडेंट के वहां उसी महीने में बस 3 दिन बाद हो जाता है, और ये प्रेसिडेंट का स्वीकृति प्रदान कर पा जाता है। कब पा जाता है प्रेसिडेंट का स्वीकृति, ये कानून, ठीक, प्रेसिडेंट का एसेंट पा जाता है 12 जनवरी को पा जाता है 2019 में। ठीक, 2019 में। अब 2019 में ये जब प्रेसिडेंट का एसेंट पा जाता है, स्वीकृति पा जाता है कि ये सही है, उनका हस्ताक्षर हो जाता है, उनकी अनुमति मिल जाती है कि राज्यसभा और लोकसभा के पास बिल होता है। जैसे कोई बिल है, अगर कोई बिल है वो राज्यसभा और लोकसभा से पास हुआ और किसी प्रेसिडेंट के पास से मंजूरी मिल गई, एसेंट उनका हो गया, तो वो बिल क्या होता है, एक्ट बन जाता है। ठीक, एक्ट, कानून बन जाता है। तो इसी तरह से एक बिल आता है 1/3 अमेंडमेंट के तहत, और वो बिल पास हो जाता है प्रेसिडेंट के वहां इतने तारीख को, और वो एक कानून बन जाता है। कानून क्या बनता है, उस कानून में होता क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि उस कानून जो ये संशोधन था, ये था क्या। ठीक, इससे फायदे क्या क्या है, इससे कानून क्या क्या बनते हैं। ठीक, तो इससे कानून ये बनता है कि स्टेट को शक्ति दी जाए, स्टेट को शक्ति दी जाए, स्टेट राज्य गवर्नमेंट को, कि वो डिसाइड करे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, किसमें, जो जनरल वर्ग के लोग हैं उनमें, वो गरीब वर्ग, आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं उनको डिसाइड करे, कि वो पहचाने उनको। ठीक, आइडेंटिफाई करे। वो कैसे आइडेंटिफाई करे, और उनको आइडेंटिफाई करके ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट दे, ताकि वो 10% आरक्षण पा सके किसी भी नौकरी में, ठीक, या इंस्टीट्यूशन में। ठीक, अब शर्त ये है कि हर इंस्टीट्यूशन के लिए ये लागू नहीं है। ठीक, प्राइवेट के लिए तो लागू है, प्राइवेट के लिए भी जो अनएडेड इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं हेल्प लेते हैं, अपने पैसे से वो इंस्टीट्यूशन चलाए जाते हैं, उनमें भी ये आरक्षण लागू होगा। और एडेड जो स्टेट के द्वारा है, एडेड में भी लागू है, जैसे पब्लिक मतलब जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है उसमें भी लागू होंगे। लेकिन एक शर्त है, जो आर्टिकल 331 मतलब इसमें एक माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन होता है, माइनॉरिटी का जॉब होता है, या माइनॉरिटी के जो संस्थाएं हैं उसमें ये जो आरक्षण है वो लागू नहीं होगा। जो लैंग्वेज के हिसाब से, या लिंग्विस्टिक धर्म के नाम पे, जो लिंग्विस्टिक के नाम पे या धर्म के नाम पे, जो रिलीजियस के नाम पे जो संस्थाएं हैं, उसमें इस रिजर्वेशन को
नहीं दिया जाएगा, उसमें इस रिजर्वेशन को लागू नहीं किया जाएगा। ये रिजर्वेशन जो है आर्टिकल 31 के तहत आते हैं, जो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक, आर्टिकल, ठीक। ये जो प्राइवेट और जो प्राइवेट है उनको पब्लिक आते हैं, उनमें भी ये रिजर्वेशन लागू होगा। जो सरकार के द्वारा लाभ लेते हैं उनमें भी होगा, जो सरकार के द्वारा जो संस्थाएं लाभ नहीं लेती हैं उनमें भी होगा, ठीक। बस रिलीजियस और धार्मिक और जो विशेष माइनॉरिटी के संस्था है उसमें ये लागू नहीं होगा ईडब्ल्यूएस, ठीक। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है या आरक्षण है 10%, उसमें लागू नहीं होगा, ठीक। अब देखते हैं हम लोग ये अमेंडमेंट कहता क्या है। अमेंडमेंट कहता है 10% रिजर्वेशन और आरक्षण 10% आरक्षण दिया जाए, किसको, ठीक। 10% आरक्षण टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, exclude SC, ST एंड OBC, ठीक। ये कहता है जो ये रिजर्वेशन 10% दिया जाए ऑफ जनरल, ये जो रिजर्वेशन देता है, जो 103rd अमेंडमेंट जो रिजर्वेशन देता है 10% आरक्षण देता है, किसको देता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, किस वर्ग में, वो सभी वर्गों की बात नहीं करता है, जो जनरल वर्ग में आते हैं, जिनको अभी तक आज तक किसी प्रकार का रिजर्वेशन आरक्षण आज तक नहीं दिया गया है, उनको 10% आरक्षण देने की बात करता है, न कि SC, ST और OBC। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको ये 10% रिजर्वेशन में शामिल नहीं करता है। शेड्यूल ट्राइब को ये 10% रिजर्वेशन देने में शामिल नहीं करता है, और ये OBC को, अदर बैकवर्ड कास्ट को भी इसमें 10% आरक्षण देने का प्रावधान नहीं बनाता है। और इस प्रकार से ये तीनों जो सेक्शन हैं आरक्षित जो पहले से हैं, उनको ये रिजर्वेशन 10% नहीं देगा, ठीक, क्योंकि इनको पहले से ही रिजर्वेशन दिया जा चुका है। सिर्फ उनको देगा जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो कभी रिजर्वेशन नहीं पाए हैं, उनमें भी जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको ये रिजर्वेशन देगा। वीकर सेक्शन अब डिसाइड कैसे होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन है, ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है आखिर किस बेस पे बनाया जाएगा, ठीक। तो हम लोग देखें कि अब बनाया कैसे जाएगा, कैसे डिसाइड होगा कि ये कौन वीकर सेक्शन के लोग हैं, सामान्य वर्ग में, जनरल वर्ग में, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि जो जिसका वार्षिक आय है या ईयरली इनकम है वो 8 लाख के बराबर हो, या इक्वल 8 लाख या लेस देन 8 लाख, ठीक। 8 लाख से कम हो या 8 लाख हो, ठीक, उसको इसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रूप में माना जाएगा। और जिसके पास 5 एकड़ जमीन हो या उससे कम हो, ठीक, 1000 स्क्वायर फीट में घर हो, ठीक, या उससे कम हो, 100 गज में घर हो, 100 गज में घर हो, कहाँ, शहर में 200 गज में घर हो या उससे कम हो, देहात में, गांव में, देहात क्षेत्र में, ठीक। ये क्राइटेरिया है। अगर ये सारी क्राइटेरिया पूरा किए हैं और एक सामान्य वर्ग के हैं, ठीक, सामान्य वर्ग के हैं, जनरल वर्ग के हैं, ठीक, तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा और कौन कौन से कागज जरूरी पड़ेंगे, ये स्टेट के द्वारा बनाया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि जो ये 103rd अमेंडमेंट है वो डिसाइड करता है कि स्टेट को शक्ति दी जाए तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू करे, वहां के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनमें से वो चुने कि कौन ये रिजर्वेशन पाने के योग्य है, ठीक। तो इसलिए वो ये क्राइटेरिया जो हमने बताया उसको पूरा करना पड़ेगा, और साथ ही उनको एक आइडेंटिटी कार्ड, ठीक,
अब देखेंगे हम लोग कैसे इसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट हम लोग कैसे बनाएं। ठीक, तो इकोनॉमिकल ये ऑनलाइन इसका फॉर्म डाउनलोड करें, ठीक, उसको भरें, उसमें आपका एड्रेस वगैरह सारी चीज होंगी, और आप वहां के तहसील में जो एसडीएम होंगे, तहसीलदार होंगे, ठीक, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, वो हर जगह हर स्टेट में अलग अलग इसके लिए प्रावधान है, अलग अलग लोगों के पास इसकी अथॉरिटी है बनाने की। तो कई जगहों पे तहसीलदार बनाते हैं, कई जगहों पे एसडीएम, कई जगहों पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया जाता है। तो आप लोग पता कर लेंगे कि कहाँ पे इसको बनवाया जा सकता है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो ये बनाया जा रहा है इकोसिस्टम, इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। ठीक, तो इसके लिए आय सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड या पैन कार्ड, साथ में कोई राशन कार्ड हो, ये सब चीजें जो उस फॉर्म के साथ इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन का फॉर्म है उसको फिल करके साथ में उस सारे सर्टिफिकेट को लगा के आप मजिस्ट्रेट को, तहसीलदार को, एसडीएम को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे, और विदिन 21 डे वो सर्टिफिकेट, अगर आप लीगल हैं, आपका जो सर्टिफिकेट आपने जमा किया है, जो आपने इंफॉर्मेशन दिया है, उसकी जांच होगी, अगर वो सही है तो आपका ये इशू कर दिया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जो 10% आरक्षण देगा नौकरियों में या विद्यालय के संस्थाओं में। ठीक, अब देखेंगे कि ये जो आरक्षण है, ठीक, वो किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक, तो इससे हम इसका फायदा क्या है, इससे ये है कि जो समान वर्ग के लोग हैं उनकी जो सीट है किसी भी नौकरी में वो 10% आरक्षित हो जाएगी, जैसे ओबीसी का 27% आरक्षित है। ठीक, इसी तरह से एससी का 15%, एससी एसटी का जो है 7.5%, उसी प्रकार से जनरल वर्ग के जो वीकर सेक्शन है उनका भी ये 10% डिसाइड हो जाएगा, रिजर्व कर दिया जाएगा। ठीक, तो हम लोग समझ गए कि ये सर्टिफिकेट कैसे इशू होगा और ये है क्या, क्यों है। स्टेट को ये जो 103rd अमेंडमेंट शक्ति देता है तो रिजर्वेशन देने के लिए आइडेंटिफाई कर किसको, ठीक, एक सर्टिफिकेट इशू करे कौन रिजर्वेशन ले सकता है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग 103rd अमेंडमेंट समझ गए। ठीक, तो ईडब्ल्यूएस भी समझ गए क्या है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि ये जब एक्ट बन गया, ठीक, 12 जनवरी को उसी दिन गैजेट में भी आ गया प्रेसिडेंट की अनुमति के बाद, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया। ठीक, ये जुडिशरी में क्यों गया, न्यायपालिका में क्यों गया, भारत के सर्वोच्च कोर्ट में क्यों गया। ठीक, तो मोर देन कम से कम 20 से ज्यादा जो याचिका हैं, जो पिटीशन है वो दाखिल किए जाते हैं, किसके विरुद्ध, किसके खिलाफ दाखिल किए जाते हैं, ये more than 20 petition फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है, मतलब पिटीशन दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की जाती हैं। किस लिए दाखिल किया जाती हैं, जो अमेंडमेंट है वो क्या है, वैलिड नहीं है, इसके वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है कि ये लीगल नहीं है, अनलीगल है, ये कर्टेल कर रहा है, ये भंग कर रहा है, ये हमारे फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा रहा है। इस प्रकार से ये जो अमेंडमेंट हुआ है वो गलत है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि जो ये रूल और नियम बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये किसके तहत प्रावधान किया गया है और क्यों किया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ये हैं कि अगर कोई कानून गलत बनता है, ठीक, तो उसको ये रद्द कर देंगे या कैंसिल कर देंगे या उसमें सुधार का मौका दे देंगे। ठीक, इस प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं, 20 पिटीशन दाखिल की जाती हैं। क्यों दाखिल की जाती हैं,
ये 2019 में ही दाखिल की जाती है, जब ये गैजेट में लागू हो जाता है, प्रेसिडेंट एक्ट बन जाता है। उसके बाद वो किसके द्वारा, ओबीसी, एसटी और एससी के द्वारा या और सारी कम्युनिटी के द्वारा दाखिल की जाती है। बहुत सारी इसमें पार्टी है जो दाखिल करती है सुप्रीम कोर्ट में कि जो ये संशोधन है, जो कानून बना है वो गलत है, इलीगल है, अवैलिड है। क्यों अवैलिड है देखते हैं, अब ये पॉइंट वाइज देखते हैं उनका कहना क्या है जो पिटीशन करता है। ठीक, उनका पहला कहना है कि ये इक्वालिटी आर्टिकल 14 का वायलेशन है। जो आर्टिकल 15 का, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है, वायलेशन, ठीक, वायलेशन कर रहा है, इसलिए ये आपका वैलिड नहीं है। दूसरा क्या है, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर एंड फीचर्स या फंडामेंटल राइट, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फीचर्स एंड फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का भंग कर रहा है। ये तीसरा हो गया। ठीक, चौथा और जो हो गया, उन लोगों का कहना था कि ये जो है ये सेलिंग क्रॉस कर रहा है। ठीक, सेलिंग या लिमिटेशन क्रॉस कर रहा है, जो लिमिट है उसको क्रॉस कर रहा है, क्योंकि जो लिमिट है वो 50% होना चाहिए। उन्होंने मेंशन किया किसमें, 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसमें उन्होंने कहा, एक केस आता है इंदिरा साहनी केस वीएस यूनियन ऑफ स्टेट कब आता है, 1992 में। ठीक, जिसमें 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाता है। ठीक, क्योंकि एससी एसटी को तो जब से हमारा संविधान बना है तभी से रिजर्वेशन लगभग मिलता है, लेकिन मंडल कमीशन 1980 से बाद से रिकमेंडेड कर रहा है कि हमें ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहिए। तो जो इंदिरा स्वामी केस है उसमें रिजर्वेशन 27% दिया जाता है, 27% रिजर्वेशन दिया जाता है ओबीसी को, और साथ साथ कह दिया जाता है इस केस में डिसीजन क्या दिया जाता है। इस केस में 9th बेंच की ये केस होती है सुप्रीम कोर्ट की, 9 बेंच जजों की एक टीम है जिसे बेंच कहते हैं, वो ये फैसला सुनाती है कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, 50% तक ही होना चाहिए। ठीक, और जो इसमें जो उन्होंने कहा था विशेष परिस्थितियों को छोड़ के 50% का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन हो, सिचुएशन हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उस कंडीशन को छोड़ के ये 50% का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इस केस में उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो याचिकाकर्ता है उन्होंने कहा कि आपका ये आदेश है सर सुप्रीम कोर्ट से कि इंदिरा साहनी केस में आपने कहा था कि 50% से अधिक आरक्षण किसी भी चीज में नहीं होना चाहिए, जो टोटल मिला के उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन उसमें एक शर्त था, पिटीशनकर्ताओं ने छुपाया उसको दिखाया नहीं, उसको प्रिवेल नहीं किया। उसमें एक शर्त था उस जजमेंट में कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन को छोड़ के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब विशेष परिस्थितियों को छोड़ के। ठीक, उस सब जैसे जरूरी चीजों के लिए आरक्षण दिया जा सकता है रिजर्वेशन, लेकिन अन्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन के लिए नहीं है। सिंपल कंडीशन के लिए 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं है। तो उन्होंने ये कहा, एक इनका ऑप्शन ये भी था, और पांचवा जो था वो ये था कि इकोनॉमिक के आधार पे, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स के आधार पे
रिजर्वेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, आर्थिक रूप से रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। आर्थिक तौर पे, आर्थिक जनगणना के हिसाब से या आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली दृष्टि से वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। उनको, उनका मानना था वर्ग विशेष के हिसाब से दिया जाए, ठीक। और यहाँ आर्थिक तौर पे दिया गया है, इसलिए भी उन्होंने इसका विरोध किया। और जो एक और पॉइंट है, उन्होंने ये दाखिल किया कि जो रिजर्वेशन 10% दिया गया है, जो रिजर्वेशन 10% ईडब्ल्यूएस जनरल के वीकर सेक्शन को दिया जा रहा है ईडब्ल्यूएस के थ्रू, वो उसमें इंक्लूड किया जाए। किसको इंक्लूड किया जाए? वो एससी, एसटी एंड ओबीसी को जर्नल के साथ साथ एसटी, एसटी, ओबीसी को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। लेकिन इसमें एक्सक्लूड किया गया है, इस रिजर्वेशन में इन तीनों को नहीं दिया गया है, ठीक। तो इसलिए इन्होंने पेटिशन दायर किया। इनका पेटिशन क्या था? इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 उसका वायलेशन हो रहा है, ठीक। किस प्रकार से? क्योंकि ये रिजर्वेशन जो है सबको नहीं दिया जा रहा है, एसटी, एसटी को नहीं दिया जा रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर उनको, उनका कहना है जब ये इक्वालिटी मतलब समान रूप से सब पे लागू नहीं होता है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का, फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, भंग कर रहा है। क्योंकि आर्टिकल 73 केशवानंद भारती केस में ये डिसाइड हुआ था कि 1973 में कि Parliament cannot be change fundamental rights and basic structure of constitution। तो इन्होंने हवाला देते हैं पेटिशन करता कि जो आर्टिकल 14 है, जो फंडामेंटल राइट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मूल अधिकार है, मूल ढांचा है, उसमें ही सरकार परिवर्तन कर रही है। इसलिए जो अमेंडमेंट हुआ है वही गलत है, कानून तो छोड़िए, ये अमेंडमेंट है वही गलत हुआ है। क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये शक्ति ही नहीं है कि वो अमेंडमेंट करे मूल अधिकार में या मूल ढांचे में, ठीक। इस प्रकार से हम लोग समझ गए। और जो तीसरा था, उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट का सेलिंग लिमिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था 50%, इंदिरा साहनी केस में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देके 1992 में, ठीक। वो उन्होंने कहा था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन को छोड़ के 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उसका भी उन्होंने हवाला दिया पेटिशन करता ने। उन्होंने कहा ये सेलिंग भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि जो 27% रिजर्वेशन है ओबीसी का है, और 15% एससी का है, ठीक। और 7.5% जो है वो किसका है? आपके 7.5% एसटी का है, एसटी का है। टोटल जो मिला, टोटल ले लिया जाए तो वो कितना 49.5% हो जा रहा है, 49.5% हो रहा है। पहले से ही उनका कहना था, ये सेलिंग वाली बात उन्होंने इसलिए कहा, लिमिटेशन वाली बात उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये तीनों रिजर्वेशन को मिला दिया जाए, एससी, एसटी, ओबीसी को 49.5% रिजर्वेशन ऑलरेडी हो जा रहा है, ठीक। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये अगर 10% रिजर्वेशन और जोड़ दिया जाए ईडब्ल्यूएस का तो ये क्या होगा? लगभग होगा 59.5%, ठीक। तो ये क्या हो गया? मोर देन 50%। और ये इस कानून या इस आदेश, सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश का, फैसले का भंग कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। इसलिए भी ये कानून, ये अमेंडमेंट वैलिड बाय लॉ है, ठीक। वैलिड बाय लॉ है, ठीक। वैलिड बाय लॉ है या अनवैलिड है, ठीक। ये और एक उन्होंने एक और बात कही कि आर्थिक रूप से किसी को नहीं दिया जा सकता है रिजर्वेशन या आरक्षण, ठीक। इकोनॉमिकली दृष्टि से नहीं दिया जा सकता है, वर्ग विशेष दृष्टि से दिया जा सकता है। और उन्होंने कहा इसमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, इनको एक्सक्लूड किया जा रहा है 10% रिजर्वेशन को देने में। इसको ये तीनों वर्ग हैं जो पहले से ही आरक्षित है, उनको वंचित किया जा रहा है रिजर्वेशन देने में, ठीक। ये पेटिशन कर्ता का है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि इस केस में होता क्या है, ठीक। इस केस में हम लोग देखेंगे कि होता क्या है और क्यों ये क्या, हम लोग देख लिए कि ये पेटिशन करता है, उन्होंने केस दाखिल क्यों किया, ठीक। वो क्या क्यों दाखिल किया? वो जो एक अटॉर्नी जनरल है, ठीक, के वेणुगोपाल,
ये क्या है? अटॉर्नी जनरल, ठीक, एजी। किसके तहत इनका नौकरी आती है? आर्टिकल 76 में इनके लिए विशेष प्रावधान है, ठीक। ये भारत के सबसे बड़े लॉ अधिकारी के रूप में, लॉ ऑफिसर के रूप में, बिग लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, पूरे कंट्री के ये अटॉर्नी जनरल होते हैं। कौन थे? के वेणुगोपाल, ठीक। सरकार की तरफ से अपनी पक्षों को रखते हैं, ठीक, अपनी बातों को रखते हैं, कानून को समझाते हैं, ठीक, उनका ये काम होता है, ठीक। बाकी जो विपक्ष के वो पिटीशन करता हो तो वकील है, वो अपनी बातों को रखते हैं, ठीक। अब 2019 में पिटीशन दाखिल होता है तो उसके 5 डे बाद, आफ्टर 5 डे, ठीक, आफ्टर 5 डे ये जो केस है वो ट्रांसफर हो जाता है किसको? बेंच को, 5 बेंच को। मतलब ये 5 बेंच की टीम देखेगी 2019 में, और 5 बेंच की टीम देखेगी, और 27 सितंबर तक ये जो फैसला है ये जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी हियरिंग कंप्लीट हो जाती है। दोनों पक्षों की बातों को सुन के क्या किसका मैटर है, जज सुप्रीम कोर्ट के जो 5 बेंच की टीम है, पांचों जज सुन के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कब तक? 27 सितंबर 2022 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाता है, ठीक। इस इशू को सुन के कंप्लीट कर लिया जाता है लगभग 3 साल में, ठीक। और जो 7 नवंबर का दिन है, जिस दिन फैसला आता है 5 बेंच की टीम का, जजमेंट जिसे हम लोग बोलेंगे, ठीक, जजमेंट। ये जो जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का वो 7 नवंबर 2022, ठीक, ऑन 7 नवंबर 2022, ठीक। 7 नवंबर 2022 को क्या आता है? जजमेंट, जजमेंट, ठीक। जजमेंट किसका आता है? सुप्रीम कोर्ट का, कोर्ट का। जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट, जो एक्ट है, कानून है, या 10% रिजर्वेशन का जो कानून है सामान्य वर्ग को, उस पे आरक्षण आता है। 103rd अमेंडमेंट जो हुआ है उस पे फैसला आता है, किसके द्वारा आता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आता है। 7 नवंबर 2022 को आता है। उसमें जज होते हैं 5, क्योंकि बेंच की टीम होती है, और 3/2 के रेशियो से ये जो फैसला है वो सुनाया जाता है। तो ये जो माइनॉरिटी है वो इनमें आती है, ठीक। वो जस्टिस होते हैं यूयू ललित, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यूयू ललित, उदय उमेश ललित, ठीक। वो जो विरोध करते हैं इसका, ठीक, इसके पक्ष में नहीं होते हैं। उन्होंने कहा ये अलीगल है, वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने कहा रिजर्वेशन तो देना चाहिए। जो ये 2 लोग हैं ये विपक्ष में होते हैं, मतलब एग्री नहीं होते हैं इस कानून को, इस अमेंडमेंट को, ये गलत ठहराते हैं, ठीक। वो उन्होंने कहते हैं अमेंडमेंट तो होना चाहिए, सभी 5 जज कहते हैं अमेंडमेंट तो जरूरी है, लेकिन जो ये 2 जज हैं वो ये कहते हैं कि मैं एग्री नहीं हूं, क्योंकि इसमें जो आरक्षण है दीजिए 10% आरक्षण तो दीजिए, यस, बट आप SC ST OBC को भी ऐड कीजिए, ठीक। आप जो ये रिजर्वेशन 10% दे रहे हैं, ये 2 लोगों का कहना है। यस रविंद्रा भट्ट जस्टिस हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित हैं, ठीक। उन्होंने कहा 10% रिजर्वेशन है, आप दीजिए, ठीक, ये जरूरी है, ठीक, लेकिन आप इसको वंचित मत कीजिए SC वर्ग को, ST वर्ग को, OBC वर्ग को, सिर्फ समान वर्ग को यह रिजर्वेशन मत दीजिए, ये सभी को एक हिसाब से रिजर्वेशन दीजिए 10%, ठीक। इस हिसाब से हम लोग समझ गए कि जो 10% रिजर्वेशन था, 2 जज विपक्ष में होते हैं। वो जज कौन कौन से होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, यस रविंद्रा भट्ट, ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं इस अमेंडमेंट को गलत ठहराते हैं, ठीक। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो सपोर्ट में है वो दिनेश महेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी, जेबी पडियावाला जो है ये लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक। जेबी पडियावाला जो है वो कहते हैं कि ये लोग सपोर्ट में, दिनेश महेश्वरी, बेला एम
त्रिवेदी और जेबी पटियाला, बेला एम त्रिवेदी कहते हैं, जो मेजॉरिटी में है, जिनके तीनों लोगों के योगदान से ये जो अमेंडमेंट है वो पारित होता है और आर्डर जो है ये अमेंडमेंट के पक्ष में आता है और अमेंडमेंट जो है वैलिड होता है। उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट का ये वायलेशन नहीं कर रहा है। ठीक, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो पहले से आरक्षित वर्ग है, पहले से आरक्षण जिसको दिया जा चुका है, उसको दोबारा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, इक्वालिटी के खिलाफ है। ये बेला एम त्रिवेदी जज कहते हैं, जस्टिस। ठीक, कि ये जो इक्वल को अनइक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता है, अनइक्वली कोई इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता है, ये संविधान का भंग कर रहा है ये सब। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो ये सेलिंग वाली बात है वो ये विशेष कंडीशन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है, इसमें 10% आरक्षण सेलिंग को क्रॉस नहीं कर रहा है और ये सेलिंग वाले प्रावधान को इसमें लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि समान वर्ग के लोग कभी आरक्षण नहीं पाए हैं। कुछ लोग बहुत पहले से समान वर्ग में भी बहुत ही आर्थिक कमजोर लोग हैं, जो ओबीसी एसटी से भी कमजोर वर्ग हैं, उनको आरक्षण देना अति आवश्यक है। ये अफर्मेटिव एक्शन है, ये पॉजिटिव सकारात्मक विचार है, सकारात्मक निर्णय है और सकारात्मक कदम है। ये ऑल इंक्लूसिव एलिटेरियन सोसाइटी की तरफ जा रहा है और इंक्लूसिव एग्लिटेरियन सोसाइटी मतलब सर्व समावेशी समतावाद समाज की तरफ जा रहा है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, जिसमें आर्थिक रूप से वेल्थ के रूप से ही आरक्षण देने का राय दिया गया है, रिकमेंडेड किया गया है कि आर्थिक रूप से ही रिजर्वेशन दिया जाए। ठीक, इनका ये मानना था बेला एम त्रिवेदी का। और साथ में उन्होंने ये कहा रिजर्वेशन जो है उससे इक्वालिटी या समानता नहीं स्टेब्लिश किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? उनका मानना था जो पहली बार 10% रिजर्वेशन 10 सालों के लिए दिया गया, वो क्या अभी तक रिजर्वेशन करता जो है अपना उत्थान नहीं कर पाए, अपना विकास नहीं कर पाए, कि जो आज 75 साल बाद आजादी के भी रिजर्वेशन की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने इसको रिजर्वेशन को बहुत ही गलत, जो रिजर्व लोग हैं, वर्ग हैं, उनको कहा कि अभी तक उनका उत्थान नहीं हुआ, अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, वो अपना विकास नहीं कर पाए। ठीक, वो इक्वालिटी में नहीं आ पाए। उन्होंने इसलिए और ये भी कहा साथ में कि रिजर्वेशन आरक्षण ये विकास का पद्धति नहीं है, विकास का रास्ता नहीं है, इससे विकास नहीं किया जा सकता है, इससे इक्वालिटी नहीं स्टेब्लिश की जा सकती है, इसको कभी ना कभी खत्म होना ही पड़ेगा। सरकार इसका वेस्ट कर रही है, इसका मिसयूज कर रही है, क्योंकि ये आर्थिक वो अपने वोट के चक्कर में, क्योंकि बड़ी जनसंख्या रिजर्व सीट के साथ है और वो इस प्रकार से जो गवर्नमेंट है वो रिजर्वेशन को हटा नहीं रही है या इक्वल नहीं कर रही है। इस प्रकार से उन्होंने कहा जो आर्थिक तौर पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो एक बेस्ट कदम है पूरे भारत के लिए, क्योंकि इसमें इंक्लूसिव एलिटेरियन सोसाइटी का विकास होगा, सभी का विकास होगा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया। ठीक, तो उनका मानना था जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो आर्थिक रूप से होना चाहिए, जो आर्थिक रूप से समान वर्ग में लोग हैं वो रिजर्वेशन 10% पाना चाहिए। और जो एससी एसटी ओबीसी को उन्होंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड किया, वंचित किया, क्योंकि वो पहले से ही आरक्षित है। आरक्षित लोग और दोबारा आरक्षण पाएंगे तो वो डबल ये इक्वालिटी के खिलाफ है, समानता के खिलाफ है। इस प्रकार से उन्होंने इस कानून को वैलिड माना और इस अमेंडमेंट को वैलिड माना और 7 नवंबर 2022 से ये कानून जो है न्यायपालिका से भी रिलीज हो गई और पास हो गई और तब से ये कानूनी रूप से भी जुडिशरी से भी इसको मान्यता प्राप्त हो गई और ये 10% रिजर्वेशन के लिए अवेलेबल हो गई। पूरे देश में जो समान वर्ग के लोग हैं 10% रिजर्वेशन का आज इंजॉयमेंट ले सकते हैं, वो जो आर्थिक रूप से हैं। ठीक, तो अब हम छोटी सी बात ये वो कहेंगे कि जो
आरक्षण का प्रावधान है हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में, या किसी भी प्रकार से आरक्षण या रिजर्वेशन दिया जा रहा है किसी वर्ग विशेष को, ठीक, उसका मिसयूज देखिए। यूज तो आपने समझ लिया कि जो गरीब वर्ग है उनके लिए आरक्षित सीट दिया जाएगी, उसका वेलफेयर होगा ताकि वो इक्वालिटी में समानता में आ सके, लेकिन आपने मिसयूज इसका नहीं देखा। इक्वालिटी स्थापित करना है आपको देश में, ठीक, इसलिए इसका मिसयूज भी समझिए ताकि आप समझें और आरक्षण का सपोर्ट करने के बजाय आप सही आरक्षण या रिजर्वेशन को फॉलो करें, ठीक। अब मान लिया जाए कि ओबीसी के 100 मेंबर, ठीक, 100 मेंबर बनते हैं, ठीक, और मान लीजिए टोटल 100 मेंबर है, भर्ती होगा जिसमें ओबीसी के 27 हो गए, ओबीसी, ठीक, ओबीसी के 27% मतलब 27, और एससी के हो गए 15, और ये हो गए एससी के 10, एससी के आपके हो गए आपके 7.5% मतलब 8%, ठीक। अगर ये सीटें रिजर्व है, अब मान लिया जाए जो 50% अनरिजर्व सीटें हैं, ठीक, उनमें से भी ये तीनों मिला के लगभग 50% सीटें पा जा रहा है मान लिया जाए, तो ये लगभग कितने सीटों पे काबिज होगा, 55% सीटों पे ये कब्जा कर लिए, ठीक। मान लिया जाए ये पूरा सीटें ये लोग पा गए तो 100% सीटों पे ये लोग कब्जा कर लिए या इनका ही वर्चस्व हो गया। तो अब समझिए कि जो मान लिया जाए कि एक आईएएस ऑफिसर है ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ठीक, अब उसका तो आर्थिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आईएएस को अपॉर्चुनिटी बहुत सारे प्रिविलेज उसको दिए जाते हैं, सैलरी भी अधिक होती है। तो क्या जो आईएएस ऑफिसर है, ठीक, या जस्टिस हैं ओबीसी के क्षेत्र से हैं, एसटी के क्षेत्र से हैं, या एससी के क्षेत्र से हैं, तो उनके बच्चों को भी आरक्षण देना चाहिए। वो पहले से ही आर्थिकली स्ट्रांग हो गए हैं, रिजर्वेशन पाके वो बन के आर्थिक तौर पे वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, फिर भी उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक। जिसकी 10 लाख सैलरी है, ओबीसी के लोग हैं, 1 करोड़ का इनकम है डेली का, वो लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। तो एक हिसाब से इसका मिसयूज हो रहा है ना, क्योंकि लगभग डेली हर लगभग 700 लोग अगर रिजर्वेशन पा रहे हैं, 60% लोग, तो वो लगभग 60% लोग तो इकोनॉमिकली दृष्टि से स्ट्रांग हो गए। अब उनके 60% लोगों के बच्चे अगर इस आर्थिक रूप से मजबूत है, उनको भी आरक्षण दिया जाए, तो इसमें इक्वालिटी कैसे स्थापना होगी। ये लोग तो अपना जो छोटे हैं छोटे ही होते जाएंगे, जो बड़े हैं बड़े भी होते जाएंगे। इसलिए वर्ग विशेष के हिसाब से आरक्षण नहीं देना चाहिए। आरक्षण को इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पे सारे वर्गों को एक समान देखकर, ठीक, और सबको एक इस समय सबको एक समान आरक्षण देना चाहिए, आरक्षण देने का प्रावधान करना चाहिए। एससी एसटी सभी वर्गों को आर्थिक तौर पे आकलन करके, आर्थिक तौर पे कौन स्ट्रांग है कौन मजबूत है, उस हिसाब से आरक्षण देना चाहिए सभी को, ना कि वर्ग विशेष को ध्यान में रख के, क्योंकि वर्ग विशेष को ध्यान में रख के देंगे तो कभी भी समानता या इक्वलिटी स्थापित नहीं होगी, ठीक। और जो रिजर्वेशन जब तक के लिए दिया गया है वो लगभग अब सभी लोग इक्वल हैं, ठीक। इस हिसाब से आप सभी को आर्थिक रूप से सरकार से सिफारिश सभी लोग करें या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि आर्थिक रूप से रिजर्वेशन दिया जाए। जो ईडब्ल्यूएस है वो एक अच्छा एक्ट है, अच्छा रिजर्वेशन देने की प्रक्रिया है, क्योंकि इसको आर्थिक रूप से दिया जा रहा है, ठीक। इसलिए जो सभी वर्गों के लोग हैं उनमें भी रिजर्वेशन दी जाए। वो रिजर्वेशन पहले से ही निर्धारित है कितना % दी जाए, लेकिन उनमें भी चूज किया जाए कि कौन इकोनॉमिकली स्ट्रांग है उनको न दिया जाए, एक्सक्लूड किया जाए, और जो रिजर्वेशन के पात्र हैं, आरक्षण के पात्र हैं, सिर्फ उनको दिया जाए, ताकि मिसयूज आरक्षण का ना हो और पूरे देश में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता रहे, इक्वालिटी सस्टेनेबल आती रहे, इक्वालिटी का स्थापना हो। और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी आर्थिक रूप से आरक्षण देने को सपोर्ट करें और
आगे भी मांग करें कि सभी को आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए, तभी समानता स्टेब्लिश होगा। क्योंकि अगर कोई एक बड़ा हो या एक छोटा तो अच्छी बात नहीं है, सभी को इक्वल देना चाहिए, क्योंकि संविधान में प्रोविजन है राइट टू इक्वालिटी, ठीक, समानता का अधिकार है, इसलिए सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, ठीक। शुरू में आपने रिजर्वेशन दिया क्योंकि कुछ वर्ग असमान थे, कुछ लोग बहुत नीचे थे, कुछ लोग बहुत निम्न थे, इसलिए आपने दिया, लेकिन अब सभी लोग लगभग समान है, क्योंकि ओबीसी में एसटी में भी बहुत सारे इकोनॉमिकली दृष्टि से बहुत स्ट्रांग है, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, इसके पहले के जो वो थे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी भी, और फिलहाल भी जो प्रेसिडेंट हैं वो भी एक आरक्षित सीट से हैं, तो उनकी फैमिली आर्थिक रूप से स्ट्रांग होगी, लेकिन उनको भी, उनके बच्चों को भी अगर रिजर्वेशन दी जाए तो ये एक इक्वालिटी के खिलाफ होगा, गरीब को ये आर्थिक रूप से दिया जाए, यही मेरा कहना है। और यही अपील है सबसे कि आर्थिक रूप से देना आरक्षण एक सबसे बेहतरीन प्रावधान होगा पूरे देश के लिए, सबके विकास के लिए, ना कि विशेष वर्ग के लिए, ठीक। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आर्थिक रूप से जो भी इतना दी जाए उसको आप लोग सहमति जताएं उस पे, और आशा करते हैं कि आपने रिजर्वेशन को समझा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है 103rd अमेंडमेंट को लेके, और अमेंडमेंट होता कैसे और हुआ क्या, और आज जो, और सभी जनरल वर्ग को, समान वर्ग को ये अपील करते हैं कि आप लोग ईबीएस जो 8 लाख से जिसका कम, जिसका 8 लाख से वार्षिक आय कम है, जो विदिन 18 लेन इनकम है उनका पर ईयर का, वो लोग अपना ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लें, ताकि नौकरियों में उसका लाभ ले सकें, ठीक, वरना आप लाभ के पात्र नहीं होंगे 10% आरक्षण के, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और कोई भी गलती हो तो आप लोग कमेंट में करें, ठीक, कोई भी टॉपिक आपको जानना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।